Constitutional rights. The democratic spirit, which had been the rallying cry of the settlers in their fight for independence in the 1770s. अब ये जितने भी सेटलर्स थे, आबादकार थे, इन्होंने 1770 के दशक में अपनी आज़ादी के लिए जो संघर्ष किया, उसमें लोकतांत्रिक भावना के नारे के तहत ये लोग एकजुट हुए थे. दिस वॉज अगेंस्ट द मोनार्चीज एंड एरिस्टोक्रेसीज ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड. और ये पुरानी दुनिया के जो राजतंत्र था और अभिजात तंत्र था, उनके विरुद्ध थे. दिस कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडेड द इंडिविजुअल्स राइट टू प्रॉपर्टी. और इस संविधान में राइट टू प्रॉपर्टी मीन संपत्ति के अधिकार को शामिल किया गया था. बट बोथ डेमोक्रेटिक राइट्स, द राइट टू vote for representative to Congress and for the president and the right to property were only for white men. परंतु जो ये संवैधानिक अधिकार दिए गए थे, जो प्रजातांत्रिक अधिकार लोगों को दिए गए थे, सिर्फ संपत्ति का जो अधिकार है वो केवल वाइट पीपल को मीन्स श्वेत जो आदमी थे उनको दिया गया था. डेमोक्रेटिक आइडिया टेकन फ्रॉम नेटिव पीपल. नेटिव लोगों से प्रजातांत्रिक विचार का आना. डेनियल पॉल, अ कैनेडियन नेटिव, पॉइंटेड आउट इन 2000 दैट थॉमस पेन, द चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी एट द टाइम ऑफ द वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यूज्ड द इंडियंस एज मॉडल ऑफ हाउ सोसाइटी माइट बी ऑर्गेनाइज्ड. यहाँ पे एक कनाडाई मूल के निवासी हैं डेनियल पॉल, जिन्होंने कहा कि समाज का संगठन करने के लिए उन्होंने इंडियंस के मॉडल का यूज किया है. He used this to argue that the Native Americans, by their example, showed the seeds of the long movement towards democracy by the people of Europe. और उन्होंने कहा कि अमेरिका के मूल निवासियों ने मिसाल बनकर यूरोपीय लोगों के लंबे लोकतंत्र के आंदोलन के बीज बोए थे. Now, the winds of change in America in favor of natives. अब क्या क्या जो मूल निवासी थे उनके फेवर में अमेरिका में जो जो बदलाव आए. फर्स्ट, 1928, लेविस मैरियन wrote about backwardness of native people in his book The Problem of Indian Administration. सबसे पहले तो 1928 में लुइस मैरियन ने अपनी एक बुक में जितने भी मूल निवासी थे उनके प्रॉब्लम्स के बारे में लिखा और बुक का नाम था द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन. The Indian Reorganization Act of 1934 gave natives in reservations the right to buy land and take loans. अब यहाँ पे एक उनके सुधार करने के लिए एक एक्ट बनाया गया, इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1934, जिसके अनुसार नेटिव जो लोग थे मूल निवासियों को प्रॉपर्टी खरीदने का, जमीन खरीदने का और ऋण लेने का अधिकार मिल गया था. In the 1950s and 1960s, the US and Canadian government thought of ending all special provisions for the natives in the hope that they would join the mainstream, that is, adopt European culture. 1950-1960 में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सरकारों ने जितने भी मूल निवासी थे उनको मुख्य धारा में लेकर के आने के लिए उन्हें अपना जो यूरोपियन कल्चर था उसको अपनाने के लिए बोला. इन 1954, इन द डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स प्रिपेयर्ड बाय देम, अ नंबर ऑफ नेटिव पीपल्स एक्सेप्टेड सिटीजनशिप ऑफ द यूएसए, बट ऑन वन कंडीशन, दैट देयर रिजर्वेशन वुड नॉट बी टेकन अवे एंड देयर ट्रेडिशंस वुड नॉट बी इंटरफेयर्ड विद. अब इन्होंने क्या किया, एक डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स बनाया जिसके अनुसार उन्होंने इस शर्त के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता स्वीकार की कि ना तो उनसे उनके रिजर्वेशन वापस लिए जाएंगे और ना ही उनकी परंपराओं में किसी प्रकार का इंटरफेरेंस किया जाएगा. In Canada, in 1982, the Constitution Act accepted the existing Aboriginal and treaty rights of the natives. 1982 में आदिवासी अधिकारों और समझौता आधारित अधिकारों को स्वीकृति करने पर सवाल उठाए गए थे और इनको जो उनके राइट्स थे वो प्रोवाइड किए गए. टुडे इट इज क्लियर दैट द नेटिव पीपल ऑफ बोथ कंट्रीज एबल टू असर्ट देयर राइट टू देयर ओन वे. और आज भी मतलब लोगों को, वहाँ के जो मूल निवासी हैं वो आज भी अपनी संस्कृति को अपने हिसाब से चलाते हैं. नाउ द ऑस्ट्रेलिया. अर्ली माइग्रेशन टू ऑस्ट्रेलिया. द
The Aborigines began to arrive on Australia over 40,000 years ago. अब ये जो एबोरिनीज थे वो 40,000 साल पहले अमेरिका में आने शुरू हुए थे, and they came from New Guiana which was connected to Australia by a land bridge. और ये गुआना एक द्वीप से यहाँ पर आकर के बसे थे. द यूरोपियन रीच ऑस्ट्रेलिया, काफ़ी अलग अलग जो यूरोपीय लोग थे वो अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया में पहुंचे. फर्स्ट 1606 डच ट्रैवल्स साइट ऑस्ट्रेलिया, सबसे पहले डच यात्रियों ने ऑस्ट्रेलिया को देखा. 1642 टैम्सन लैंड ऑन द आइसलैंड लेटर नेम्ड तस्मानिया, तस्मान इस टापू पर पहुंचा और इसे बाद में तास्मानिया नाम दिया गया. 1770 जेम्स कुक रीचेस बोटैनी बे नेम्ड न्यू साउथ वेल्स, और जेम्स कुक बाटनी खाड़ी पहुंचा जिसका नामकरण हुआ न्यू साउथ वेल्स. एंड इन 1788 ब्रिटिश पैनल कॉलोनी फॉर्म्ड सिडनी फाउंडेड, ब्रिटेन के दंडितों की बस्ती बनाई गई और जहां पे सिडनी की पीपल अबोर्जिनीज इन ऑस्ट्रेलिया. इन द लेट 17th century there were between 350 and 750 natives communities in Australia which have their own languages. 17th century में ऑस्ट्रेलिया में 350 से लेकर के 750 नेटिव कम्युनिटीज रहती थी जिनकी उनकी अपनी लैंग्वेजेस होती थी. इवन टुडे 200 ऑफ दीज लैंग्वेजेस आर स्पोकन, और जिनमें से 200 भाषाएं आज भी बोली जाती हैं. इंडिजिनस पीपल लिविंग इन द नॉर्थ कॉल्ड द टॉरेस स्ट्रेट आइसलैंडर, और उत्तर में रहने वाले जो मूल निवासी थे उनको ट्रेस बोला जाता था. The term aborigine is not used for these as they are believed to have migrated from elsewhere to a different race. और एबोरिजीनीज उनको नहीं बोला जाता था क्योंकि ये माना जाता था कि वो कहीं और से आए हैं और उनकी जाति अलग है. Together they make up 2.4% of Australia's population in 2005. 2005 में 2005 में वो ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या का 2.4 भाग थे. ऑस्ट्रेलिया इज स्पार्सली पॉपुलेटेड, ऑस्ट्रेलिया जो है इसमें जनसंख्या कहीं कहीं पर थी. मोस्ट ऑफ द टाउन्स आर अलोंग द कोस्ट. द सेंट्रल रीजन इज एराइड डेजर्ट, और ज़्यादातर ये जो टाउन्स थे ये तटीय क्षेत्रों में स्थित थे, और इनका जो सेंट्रल रीजन था, केंद्रीय क्षेत्र जो था, वो एक शुष्क मरुस्थल था. नाउ अर्ली एंटायर्स बिटवीन यूरोपियन एंड ऑस्ट्रेलियन एबोर्जिनीज. कैप्टन जेम्स कुक, ब्रिटिश एक्सप्लोरर, रिपोर्टेड दैट नेटिव्स आर फ्रेंडली. एक जेम्स कुक हुए हैं जो कि एक ब्रिटिश खोजी यात्री थे. उन्होंने बताया कि नेटिव्स जो हैं, मूल निवासी जो हैं, उनका व्यवहार दोस्ताना है. कैप्टन कुक वॉज किल्ड बाय अ नेटिव नॉट इन ऑस्ट्रेलिया बट इन हवाई. कैप्टन कुक की हत्या एक नेटिव के द्वारा कर दी गई थी. उनकी हत्या ऑस्ट्रेलिया में न होकर के हवाई में की गई थी. दिस सिंगल इंसिडेंट ऑफ दिस यूज्ड बाय कॉलोनाइजर्स टू जस्टिफाई एक्ट ऑफ वायलेंस टुवर्ड्स अदर पीपल, और इस घटना को ही उनके जो मूल निवासी हैं उनकी हिंसा का प्रतीक माना जाता है. दूसरे लोगों के प्रति उनकी हिंसा का प्रतीक इसको माना जाता है. Aborigines production had been dramatically disturbed by the British presence, और उनका जो उत्पादन था वो अंग्रेजों की उपस्थिति के कारण खराब हो गया था. The arrival of 1,000 hungry mouths put unprecedented presence on local food resources, large scale destruction of sacred places, और उनके आने से काफ़ी संख्या में जो लोकल अनाज के रिसोर्सेज थे वो ख़त्म होते जा रहे थे. sacred places जो पवित्र स्थान थे वो नष्ट किए जा रहे थे. स्ट्रेंज वायलेंट बिहेवियर टुवर्ड्स लैंड, लैंड के प्रति भी उनका जो व्यवहार था वो बहुत ही अद्भुत था. द न्यू कमर्स सीम टू नॉक डाउन ट्रीज विदाउट रीजन, और नए आने वाले जो लोग थे वो बिना किसी कारण के ही वृक्षों को काट रहे थे. Nearly 90% of natives died up explored to jumps by the loss of their land and resources and in battle against the settlers. और 90% मूल निवासी जो थे वो बीमारियों के कारण मर गए थे, उनसे उनकी ज़मीनें छीन ली गई, उनके रिसोर्सेज उनसे छीन लिए गए थे. Most of the early settlers were convicts who had been deported from England. काफ़ी सारे जो मूल निवासी थे वो इंग्लैंड से निष्कासित होकर के आए थे. And when their jail term ended were allowed to leave as free people in Australia on condition that they did not return to Britain.
और जब उनकी जेल खत्म हो गई तो उनको इस शर्त पर ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए बोला गया कि वो दोबारा वापस ब्रिटेन में नहीं जाएंगे। दे फेल्ट नो हेजिटेट अबाउट इजेक्टिंग नेटिव्स फ्रॉम लैंड, और उनको जब जमीन से, उनके भूमि से बेदखल किया गया तब भी उसमें कोई हेजिटेशन, उनको कोई झिझक उनको दिखाई नहीं दी थी। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया अंडर यूरोपियन सेटलमेंट। इसके बाद वास्ट शिप फार्म्स, माइनिंग स्टेशंस, वाइन यार्ड्स एंड व्हीट फार्मिंग वर एस्टेब्लिश्ड। बड़े बड़े भेड़ के फार्म बनाए गए, खाने बनाई गई और शराब बनाने के लिए अंगूर के साथ साथ गेहूं की खेती भी बहुत बड़े पैमाने पर की जाने लगी थी। दीज केम टू फॉर्म द बेसिस ऑफ द कंट्रीज प्रॉस्पेरिटी, और इन सब कारणों से जो देश था वो बहुत ज़्यादा संपन्न हो गया था। When the states were united and it was decided that a new capital would be built for Australia in 1911, one name suggested for it was wool wheat gold। और जब पूरे का पूरा ऑस्ट्रेलिया एक यूनाइटेड बन गया था तो इसके लिए 1911 में इसकी एक राजधानी बनाने की योजना बनाई गई जिसका नाम वूल वीट गोल्ड नाम रखा गया था। अल्टीमेटली इट वॉज कॉल्ड कैनबरा, और इसको संभावित रूप में इसका स्थानीय नाम कैनबरा रखा गया जिसका मीन्स होता है मीटिंग प्लेस, मीन्स एक सभा स्थल। नेटिव्स वर एम्प्लॉयड इन फार्म्स अंडर हार्श कंडीशंस दैट इट वॉज लिटल डिफरेंट फ्रॉम स्लेवरी। अब जितने भी मूल निवासी थे उनको फार्म्स में काम कराया जाता था और काम करने की जो परिस्थितियां थी बहुत ज़्यादा खराब होती थी, और ये जो दास प्रथा है उससे थोड़ा बहुत अलग होती थी। नाउ वाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी, श्वेतों के प्रति उनकी जो नीति बनाई गई थी। There was a government policy to keep non-white people out in Australia। यहाँ पे एक नीति बनाई गई जिसके अनुसार जो नॉन वाइट लोग हैं, मीन्स गैर गोरे जो लोग हैं, उनको ऑस्ट्रेलिया से बाहर रखा जाए। टिल 1917 सच was the popular fear that dark people from South Asia और South East Asia might migrate to Australia in large number। 1974 में ये डर था लोगों के मन में कि दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया से गहरी रंगत वाले लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में ऑस्ट्रेलिया में आ सकते हैं। चाइनीज इमिग्रेंट्स प्रोवाइड चीप लेबर बट लेटर गवर्नमेंट बैंडेड नॉन वाइट इमिग्रेशन। अब यहाँ पे क्या हुआ कि चाइना से सस्ती लेबर यहाँ पे मिल जाती थी, जिसके कारण तब भी वहाँ की जो सरकार थी उन्होंने नॉन वाइट जो इमिग्रेंट्स हैं उनके ऊपर पाबंदियाँ लगा दी गई थी। The winds of changes in Australia in favor of natives. In 1968, people were electrified by a lecture by the anthropologist W.E.H. Steiner entitled The Great Australian Silence. It was about the silence of historians about the Aborigines in Australia. देखिए 1968 में एक मानव शास्त्री हुए हैं W.E.H. स्टेनर, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस, जिसका मीन्स है महान ऑस्ट्रेलियाई चुप्पी। और इसमें जो इतिहासकार हैं उन्होंने अमेरिका के मूल निवासियों के बारे में उनके चुप्पी साधी है। फ्रॉम द 1970s देयर वॉज एन एगरनेस टू अंडरस्टैंड नेटिव्स, और 1917 के दशक में उत्तरी अमेरिका में मूल निवासियों के नए रूप को समझने की चाहत जग चुकी थी। हेनरी रेनॉल्ड्स रोट अ बुक वाई वरंट वी टोल्ड। रेनॉल्ड condemned the practice of writing Australian history as though it had begun with Captain Discovery। और यहाँ पर हेनरी रेनॉल्ड ने अपनी एक बुक लिखी थी जिसमें वाई वी वीरंट टोल्ड, हमें बताया क्यों नहीं गया था, जिसमें उन्होंने कैप्टन कुक की खोज से ही इतिहास की शुरुआत यहाँ पे मानी गई है कि जो मूल नेटिव्स हैं इनके जो इतिहास की खोज हुई है वो कैप्टन कुक की बुक से ही शुरू हुई है। सिंस देन यूनिवर्सिटी departments have been instituted to study native cultures। Galleries of native arts had been added to art galleries। और इसके अलावा मूल निवासियों के इतिहास को समझने के लिए, उनका अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय विभागों की स्थापना की गई, और इसके अलावा आर्ट गैलरीज जो थी उनको भी स्थापित किया गया था। म्यूजियम्स हैव बीन enlarged to incorporate dramas and imaginatively designed rooms explaining native culture। और मूल निवासियों के कल्चर को प्रेजेंट करने के लिए उनके ये म्यूजियम बनाए गए। नेटिव हैव बिगन राइटिंग देयर ओन लाइफ हिस्ट्रीज, और अब मूल निवासी जो थे उन्होंने अपने इतिहास को लिखना शुरू कर दिया था। फ्रॉम 1974
Multiculturalism has been official policy in Australia, which give equal respect to native culture and to the different cultures of the immigrants from यूरोप एंड एशिया। 1974 में बहुसंस्कृतिवाद ऑस्ट्रेलिया की राजकीय नीति रही, जिसमें मूल निवासियों की संस्कृति के साथ साथ यूरोप और एशिया के जो अप्रवासी लोग थे उनकी संस्कृतियों को भी पूरी तरह से आदर दिया गया था। टेरा न्यूलियस बिलोंगिंग टू नोबडी, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है सरकार ने कि ऑस्ट्रेलिया की जो जमीन थी उसको टेरा न्यूलियस कहा जाता है, जिसका मतलब होता है नो बिलोंगिंग टू नोबडी, जो किसी की भी नहीं है। द गवर्नमेंट टर्म्ड द लैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया टेरा न्यूलियस, चिल्ड्रन ऑफ मिक्स्ड ब्लड नेटिव यूरोपियन बीइंग फोर्सिबली कैप्चर्ड एंड सेपरेटेड फ्रॉम देयर नेटिव रिलेटिव्स। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि जो भी मिश्रित रक्त वाले मूल निवासी जो यूरोपियन लोग थे वहाँ अपने आदिवासियों और रिश्तेदारों से छीन लिया गया उनको, और उनके इतिहास के बारे में लिखा गया।